तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एलपीपी, जो सीबीएसई में तो है ही है चैप्टर, आईएससी में भी है, बट आईएससी में ये सेक्शन सी में दिया है, यानी कॉमर्स वालों के लिए तो कंपलसरी है और साइंस वाले स्टूडेंट चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आसान है, स्कोरिंग है, तो साइंस वाले भी पढ़ें। और थोड़े क्वेश्चन बड़ा सा है, पूरे बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ के आप कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चों। फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा रहेगा। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल में। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर मैं इसको समझाता हूँ। तो आप शुरू करते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मतलब मैंने आपको बताया कि लीनियर का मतलब जो एक्सप्रेशन होगी वो हमारी क्या होगी, लीनियर होगी। लीनियर का मतलब एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 1 होगी। प्रोग्रामिंग का मतलब मैंने आपको क्या बताया, प्रोग्रामिंग का मतलब मैंने आपको बताया प्लानिंग करना, कि जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी उसकी हम एक प्लानिंग करेंगे, लेकिन उस प्लानिंग की जो एक्सप्रेशंस बनेंगी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बनेंगी, वो सब लीनियर होनी चाहिए। इसलिए इस चैप्टर का नाम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है। बच्चों, YouTube और Zoom दोनों पर ये लेक्चर चल रहा है, तो जो YouTube के व्यूअर्स हैं हमारे, वो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और अब शुरू करते हैं एक प्रॉब्लम जो मेरे बच्चों को मैंने दे रखी है। उस प्रॉब्लम के हिसाब से अब सभी बच्चे मुझे जवाब देंगे। अपना माइक ऑन रखिएगा कि उसको टेबुलर फॉर्म में अगर मैं भरना चाहूं तो कैसे भरा जा सकता है। देखो, ये मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम है, इसमें 3 तरह की प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम होता है इसमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, दूसरा प्रॉब्लम है डाइट प्रॉब्लम, और तीसरा प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, कि कोई ना कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही होगी या वो मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी होगी या मैन्युफैक्चर हो चुकी होगी, उसे फिनिशिंग दी जा रही होगी। फिनिशिंग, देखो कुछ टेक्निकल टर्म है जो इस चैप्टर में हमें जानना जरूरी है। जैसे कि अगर कोई सपोज ये मार्कर बन गया है, तो बन गया, अब इस पर क्या हो रहा होगा, प्रिंटिंग हो रही होगी। प्रिंटिंग होने का मतलब क्या हो गया बच्चों, इस पर कंपनी का नेम प्रिंट किया जा रहा होगा। तो ये सारे ऑपरेशंस हैं जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में ही मानेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं जरा। यहां पर मैं प्रोडक्ट डाल देता हूं कि हम प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, और यहां पर मैं लिख देता हूं ऑपरेशन, कि हम उस पर ऑपरेशन क्या कर रहे हैं। ऑपरेशन कुछ भी हो सकते हैं, तरह तरह के। चलिए बच्चों, अब मुझे जरा बताइए आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्वेश्चन में पढ़ के जल्दी से बताइए। नट एंड बोल्ट। मैंने प्रोडक्ट को इधर लिखा है, तो मैं इधर पहले को नट्स कर देता हूं, नट्स एंड बोल्ट्स है ना, हाँ, और दूसरे को मैं बोल्ट्स कर देता हूं। चलिए ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, जो नट और बोल्ट बना रहे हैं उस क्वेश्चन में पढ़िएगा ध्यान से, उस पर ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर रहे हैं, ये बताइए उसमें पढ़ के सवाल में, कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। यस, तो नट अगर मशीन ए पर है तो 1 आवर टाइम, मशीन बी पर कितना टाइम ले रहा है, वो 3 आवर ले रहा है। इसी तरह बोल्ट्स के बारे में मुझे पढ़ के बताइए, जब बोल्ट्स मशीन ए यूज कर रहा है तो कितना टाइम ले रहा है वो, और जब मशीन बी पर है वो बोल्ट तो कितना टाइम ले रहा है, 1 आवर। सब लोग इसको पढ़ लीजिए, टेबल बना के करेंगे, सवाल बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए आगे और हम लोग लगाएंगे एक लिमिटेशन या एक कैपेसिटी हमें दी हुई है। जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मशीन ए केवल हमारे पास इतने आवर्स के लिए अवेलेबल है। जरा पढ़ के देखो, मशीन ए की अवेलेबिलिटी कितनी है हमारे पास, क्वेश्चन में पढ़िए। मशीन ए की अवेलेबिलिटी या कैपेसिटी भी हम बोल सकते हैं, कितनी है, 12 आवर्स। मशीन बी की अवेलेबिलिटी या कैपेसिटी कितनी है, पढ़िए। सेम दिया है तो इसका मतलब 12 आवर्स उसका भी होगा, तो दोनों का 12 आवर्स हो गया, ठीक है। अगर वो ये भी कहता, देखो कैपेसिटी या लिमिटेशन केवल मशीन ए या मशीन बी की नहीं हो सकती है। अगर वो क्वेश्चन में कह देता कि एक दिन में केवल 100 वोल्ट बनाए जा सकते हैं, तो फिर मैं वोल्ट के नीचे वाले कॉलम में आता और यहां पर भी मैं कैपेसिटी का एक और कॉलम बना लेता, यहां पर भी बना लेता। वो कहते हैं एक दिन में आप केवल 100 नट्स एंड 50 वोल्ट्स बना सकते हैं, तो इसकी भी एक लिमिट मैंने लगा दी। तो कैपेसिटी भी कह सकते हैं इसको,
और इसको हम लोग लिमिट भी कह सकते हैं। तो खैर उसमें जो लिमिट दी है वो केवल मशीन से रिलेटेड दी हुई है, इसलिए मैंने मशीन वाले कॉलम में ले जाकर के उसको लिख दिए। अब आप एक अच्छा कुछ प्रॉफिट के बारे में उसने बताया है सब लोग। अभी पहला क्वेश्चन है, थोड़ा अजीब लगेगा, मेरे साथ टेबल फिल करा दो बस, उसके बाद तुम्हें मजा आएगा। बताइए भाई, उसने कुछ प्रॉफिट की बात करी है कि नहीं करी है? किसके प्रॉफिट की बात करी है? किस चीज पे प्रॉफिट हो रहा है उसको? नट्स पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? और बोल्ट पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? और ये क्योंकि प्रॉफिट है तो मैं यहां पे प्रॉफिट लिख दे रहा हूं, ठीक। और यहां पर मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि इसके लिए कोई ऐसी चीज हमें दी नहीं हुई है कि मशीन से रिलेटेड प्रॉफिट की कहीं कोई बात की गई। अब तुम्हारा जितना क्वेश्चन था ना बच्चों, वो सब इस टेबल में आ चुका है टोटल। अब मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं और ध्यान से देखिएगा। ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स फॉर इंडस्ट्री मशीन, वो नट्स एंड बोल्ट बना रहा है। इट टेक 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 hour ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ नट्स। नट्स बनाने के लिए मशीन ए का 1 hour यूज कर रहा है और मशीन बी का 3 hour यूज कर रहा है। बोल्ट बनाने के लिए, भाई ये नट्स एंड बोल्ट बनाएंगे तो मशीन पर ही, बोल्ट बनाने के लिए वो मशीन ए को यूज कर रहा है 3 hour और मशीन बी को यूज कर रहा है 1 hour। आगे देखते हैं। ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 2.50 पर पैकेज। अच्छा, ये पर पैकेज दिया, ये एक नट पर नहीं दिया है, पर पैकेज, PKG शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। 1 रुपी का प्रॉफिट पर पैकेज, ठीक है। हाउ मेनी पैकेज ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस। अच्छा, नट्स के कितने पैकेट बनाए और बोल्ट्स के कितने पैकेट बनाए? तो मैं मान लेता हूं कि नट्स के X पैकेट बनाए जाए और बोल्ट्स के Y पैकेट बनाए जाए टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। और मशीन के बारे में उसने बता रखा है कि एट मोस्ट 12 hours a डे। मशीन ए की एक लिमिट है कि वो 12 ही घंटे चलाई जा सकती है, मशीन बी की भी एक लिमिट है कि वो 12 घंटे चलाई जा सकती है। ये टेबल अगर बन गई बच्चों तो सारा काम आसान हो जाता है। अभी आपको ये टेबल इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, पहला क्वेश्चन है ना, धीरे धीरे आएगा। 2-3 क्वेश्चन के बाद तुम इसके मास्टर हो जाओगे। अब देखते हैं इस टेबल की इंफॉर्मेशन को हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे लिखें, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारे यहाँ मैथमेटिक्स में दिया है, तो अभी तो मैंने कुछ मैथमेटिक्स लगा ही नहीं है, तो अब इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखें। चलिए मुझे कुछ चीज बताइएगा जरा। इसने बोला है कि मशीनें केवल 12 hours यूज की जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं यूज की जा सकती। आप मुझे बताओ, अगर एक पैकेट नट्स बनाने में मशीनें 1 hour लेती है, एक पैकेट नट्स का बनाने में मशीनें 1 hour लेती है, तो X पैकेट बनाने में कितना टाइम लेगी? सभी लोग सोच के जवाब देंगे। फिर से पूछ रहा हूं, एक पैकेट नट्स बनाने में मशीनें 1 घंटा लेती है, 1 hour लेती है, तो X पैकेट बनाने में कितना टाइम लेगी? X hour लेगी। सही है ना इतना? इसी तरह एक पैकेट बोल्ट का बनाने में मशीनें 3 घंटे लेती है, एक पैकेट बनाने में 3 घंटे, तो Y पैकेट बनाने में कितने घंटे? सभी लोग को समझ में आ रहा है? यानी कि 3Y हो गए इसके लिए। मशीन ए का टोटल टाइम जो हमने यूज किया वो ये हो गया, नट बनाने के लिए X hours और बोल्ट बनाने के लिए Y hour के हिसाब से 3Y। और मशीनें मेरे पास अवेलेबल कितना है? 12 hours। यानी ये जो टोटल टाइम है ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 12 hours। यानी इट शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 12। इसको समझो। मैंने ये जो रेड वाला मैंने ब्लॉक किया, इसको मैंने एक्सप्रेशन में डाल दिया, इसको समझो जरा सब लोग। आज अच्छा डीपीएस वाले कोई आए नहीं होंगे क्योंकि उनका एग्जाम है। अयान, आप बताइए ये एक्सप्रेशन समझ में आई? हर्षिता साइंस बताइए।
मैं एक बात एग्री करता हूं आज कि शायद आपको अभी ये टेबल बनाना नहीं आया होगा। अगर मान लो ये टेबल मैंने आपको दे दिया और फिर ये एक्सप्रेशन पूछ रहा हूं तो आप जवाब दीजिएगा। अभी मेघना साइंस, मेघना तो साइंस ही है, बताइए जल्दी मेघना, आया समझ में? ये बहुत आसान है ये। प्रखर बताइए। ठीक है, समझ आपको कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, अब देखते हैं जरा मशीन बी के लिए इसी तरीके से क्या है, मुझे जवाब दीजिएगा जरा। ठीक है, एक पैकेट, 1 पैकेट नट्स का बनाने के लिए 3 आवर्स लगते हैं मशीन बी पर। ठीक है, तो x पैकेट बनाने में कितना टाइम लगेगा बोलिए? 3x लगेगा, यानी कि 3x विल बी द टाइम। इसी तरीके से मशीन बी पे बात कर रहा हूं मैं, एक पैकेट वोल्ट बनाने के लिए, 1 पैकेट वोल्ट बनाने में कितना टाइम लग रहा है उसको? 1 आवर, 1 आवर लग रहा है। तो y पैकेट बनाने में कितना टाइम लगेगा उसको? y आवर्स लगेगा। सही है इतना? अभी कुछ नोट मत करना बच्चों, यानी 3x प्लस y। और बच्चों ये किस पर? मशीन बी पर काम हो रहा है, ये सब मशीन बी का है। मशीन बी टोटल मेरे पास कितने घंटों के लिए अवेलेबल है? 12 आवर्स के लिए, यानी ज्यादा से ज्यादा ये टाइम और ये टाइम दोनों मिलके या तो 12 के बराबर हो या 12 से लेस हो। इसमें बताइए कोई डाउट हो तो? ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन आ गए और दोनों देखो लीनियर हैं। तीसरी और चौथी कंडीशन देखो क्या होगी। x मैंने क्या माना है? क्या माना है मैंने? x पैकेट ऑफ नट्स। y मैंने क्या माना है? पैकेट ऑफ बोल्ट्स। क्या बच्चों कभी इनके नंबर नेगेटिव हो सकते हैं? जैसे कि मैं तुमसे पूछूं कि भाई हर्षिता ऐसा है कि कुछ पैकेट मुझे नट्स चाहिए, तो तुम मुझसे यही तो पूछो कि सर 5 पैकेट 10 पैकेट, या तुम ये भी पूछ सकते हो कि सर -5 या -10 पैकेट। जो कोई चीज अगर हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसका जो नंबर होगा क्या वो नेगेटिव हो सकता है? मैं अगर मान लो चेयर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं कि आप लोग ने मुझे ऑर्डर दिया कि सर कुछ चेयर ऑर्डर कर दीजिए, तो वो जो कुछ चेयर आप बोलोगे या तो वो 100 चेयर होंगी, 200 चेयर होंगी, 150 चेयर होंगी, लेकिन वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी चीज हम बना रहे हैं, यानी हम x पैकेट बना रहे हैं तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम y पैकेट बोल्ट के बना रहे हैं तो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई भी मुझसे ये नहीं कह सकता कि सर -3 पैकेट ऑफ नट्स चाहिए हमें या -3 पैकेट ऑफ बोल्ट चाहिए। समझ में आई इतनी बात? तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में ये कंडीशन तो हमेशा ही होगी, यानी 4 कंडीशन हो गई। इसमें कोई डाउट किसी को? जो हमने बोर्ड पे लिख रखा है, हाँ जो हमने बोर्ड पे लिख रखा है इसका मैं फोटो आपको खींच के भेज रहा हूं। अभी कुछ नोट नहीं करिएगा, ठीक है? थोड़ा समझ लीजिए, और कोई डाउट हो रहा हो तो पूछते रहिए जरा। चलिए, टेबल वगैरह सब मैंने भेज दिया आपको, अभी बनाने की जरूरत नहीं है, उससे नोट कर लेना बाद में। अब सारा काम यहां से होगा, यहां से चलेगा सारा काम। अरे यार एक चीज रह गई, भी प्रॉफिट की तो मैंने बात ही नहीं करी। सारा काम हम लोग क्यों कर रहे हैं कि प्रॉफिट अर्न हो जाए, और प्रॉफिट की सर ने बात ही नहीं करी तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो मुझे बताओ, बहुत ध्यान से बताना। एक पैकेट ऑफ नट्स, ये नट्स वाली टेबल थी ना, एक पैकेट ऑफ नट पर कितना प्रॉफिट है? 2.50। तो x पैकेट ऑफ नट्स पे कितना प्रॉफिट होगा? 2.5 इंटू एक्स। इसी तरीके से एक पैकेट ऑफ बोल्ट पर कितना प्रॉफिट है? 1 रुपए का, 1 रुपीज पर पैकेट, यानी एक पैकेट पर 1 रुपए का प्रॉफिट। हम लोग कितने पैकेट बना रहे हैं? y पैकेट। तो y पैकेट पे प्रॉफिट कितना होगा? y। तो ये टोटल प्रॉफिट हो गया, ये हो गया टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट को मालूम तो है नहीं कितना, इसको मैंने z नाम दे दिया, और उसने सवाल में कहा है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। वैसे भी हमें प्रॉफिट को मैक्सिमम करना होता है, तो ये z फंक्शन है जिसको हमें मैक्सिमम करना है। जैसे हमें x और y की ऐसी वैल्यू चाहिए
कि जो इन इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करे और उस पर z की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। जैसे x की वैल्यू 1 और 2 रख के देखो, 3 और 4 रख के देखो, तो कोई x और y की ऐसी वैल्यू होंगी जो इनको भी सेटिस्फाई करेंगे और उस पर z की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। वो x और y पता करना है। कैसे करेंगे उसका तरीका देखिए जरा ध्यान से। 3 सवालों में ये पूरा चैप्टर तुम्हें समझ में आ जाएगा, इसलिए 3 सवालों तक तुम वेट करोगे कि सर के 3 सवाल पूरे हो जाएं, तब तक अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपको हाँ ये थोड़ा लगता रहेगा कि यार अभी आ नहीं रहा है सही से, अभी आ नहीं रहा है, तो 3 सवालों में आ जाएगा वो। अब देखते जरा इससे x और y निकाला कैसे जाए। अगर आपको मैं एक्सप्रेशन दे देता है x + 3y = 12 और 3x + y = 12 और मैं कहता है x y निकालो, तो बच्चों आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल देते हैं। लेकिन यहां पर बच्चों हमारे पास 4 इक्वेशन है, 1 2 3 4। इन चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले x और y की वैल्यू हमें चाहिए। ग्राफिकल मेथड से करेंगे, हमारे सिलेबस में ग्राफिकल मेथड है। कैसे करेंगे देखिए जरा, बहुत आसान है। क्या आप सभी लोग x + 3y = 12 वाली लाइन बना सकते हैं? अब अपनी कॉपी में ये काम करिए मेरे साथ साथ, ये पांचों इक्वेशन नोट करिए जल्दी से कॉपी में और x y एक्सिस बना लीजिए जल्दी। आज कार्तिकेय बहुत जल्दी जल्दी में है, सब कर ले रहा है। भाई हो गया? चलिए थोड़ा जवाब देते रहेंगे तभी काम होगा। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस हमारी। अब देखिएगा जरा, क्या आप ये लाइन ड्रॉ करना जानते हैं? ग्राफ पेपर पर हमने क्लास 10th में बहुत पढ़ा है, सबने पढ़ रखा है। कैसे करते हैं हम लोग ड्रॉ, मैं एक बार याद भी दिला दे रहा हूं आपको। एक टेबल बना लेते हैं ऐसे, और x और y। जरा x को इस इक्वेशन में कुछ भी वैल्यू दे दो जो तुम्हारा मन करे, बस ऐसी वैल्यू देना कि जब हम उससे y निकालें तो इंटीजर आए। पॉइंट में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इंटीजर वाला लेंगे तो आराम रहता है थोड़ा। मेरे को तो सबसे आसान लगता है, सबसे पहले 0 लेके देख लो। तो x को अगर मैं 0 रखूंगा तो y बताओ कितना आएगा? 4। वेरी गुड। दूसरी बारी में मैं y को 0 ले लेता हूं। मैं सबसे आसान तो यही करता हूं। अगर इससे काम नहीं बनेगा तो कुछ और सोचूंगा। पहले एक बार x को 0 लेता हूं, दूसरी बारी में y को 0 लेता हूं। अगर मैंने y को 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 12। तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट मिल गया 0,4 और एक पॉइंट मिल गया मुझे 12,0। इनको इस पर बनाते हैं। तो 0, चलो मैं मार्किंग कर दे रहा हूं, 1 2 3, बल्कि ये नहीं करता हूं क्योंकि हमारा 12 भी है ना उसमें। तो इसे 2 4 6 8 10 12 इधर, इसी तरह 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे बना दिया। अब 0,4 वाला पॉइंट हम सब लोग जानते हैं कहां पर होगा भाई? y एक्सिस पर होगा, ये वाला पॉइंट हो गया। 12,0 वाला पॉइंट x एक्सिस पर होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। तो इस लाइन को अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा बच्चों, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? मैं इसको ऐसे बना दूंगा, ऐसे थोड़ा आगे पीछे तक खींच देना। किसी को डाउट इस लाइन को ड्रॉ करने में? बोलिए। चलिए ठीक ठीक, ओके ओके। लेकिन मुझे ये नहीं ड्रॉ करनी थी यार, ये तो मैंने बना लिया ऐसी। मेरे को तो ये ड्रॉ करना था जो इक्वेशन 1 दिख रहा है, और इक्वेशन 1 में यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन है।
तो लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, हम वो एरिया हमें चाहिए होगा। क्लास 11th में पढ़ा है आपने ये सब? कोई ऐसा है जिसको लगता हो कि मैंने नहीं पढ़ा ये क्लास 11th में? चलिए याद आ जाएगा अभी आपको, नहीं पढ़ा है तो। अब मुझे चाहिए x प्लस 3y में वो वाला एरिया जिसमें ये लेस देन 12 हो। तो क्या करते थे, तरीका क्या था कि इसमें उठा करके लेस देन इक्वल टू 12, इसमें उठा करके ओरिजिन पुट कर दीजिए 0,0, 0,0 इसमें पुट करिए जरा, क्या आएगा 0 प्लस 0 लेस देन 12। क्या ये कहानी सही है कि नहीं? 0 प्लस 0, इक्वालिटी से यहां पर मतलब मत लीजिएगा, ठीक है? आप इसी को चेक करिए, क्या 0 प्लस 0 12 से लेस होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसका मतलब ओरिजिन के तरफ वाला एरिया हमारा सॉल्यूशन आंसर होगा। तो उसके दो तरीके हैं, कुछ लोग इसको लंबा लंबा ऐसे शेड कर देते हैं, कुछ लोग एरो बना करके करते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे एरो बना देते हैं केवल छोटे छोटे कि हमारा ये वाला एरिया है। कोई डाउट इसमें? सभी लोग अपनी कॉपी में इतना काम कर लीजिए। ठीक है, बाकी लोग भी कर लें, बहुत आराम से समझिएगा इसको। हाँ भाई, सभी का हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने इसके लिए बना लिया, अब इसके लिए हमें ग्राफ में बनाना है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12। दूसरी लाइन है, यहां कर दे रहा हूं 3x प्लस वाई, ये लेस देन इक्वल टू 12 है ना, तो आप इक्वल टू के हिसाब से काम करेंगे, पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ओरिजिन पुट करने वाला लेस देन के हिसाब से देखेंगे। तो चलिए इसके लिए मैं अगर बनाऊं तो क्या बनेगा जरा मुझे बताइए। मेरा तरीका क्या है कि पहले एक बार x को और एक बार y को 0 कर दो। x को 0 करोगे तो y बराबर आएगा 12 और y को 0 करोगे तो x बराबर आएगा 4। चेक कर लो एक बार, सही है? कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे भी हो सकती है, इसलिए आप चेक कर लिया करिए। तो एक पॉइंट आ गया मेरे पास बच्चों, क्या 0,12। तो 0,12 तो ये वाला पॉइंट हो गया भाई 0,12, और एक पॉइंट आ गया 4,0, तो 4,0 बच्चों ये वाला पॉइंट हो गया। अब इस लाइन को भी मैं ड्रॉ कर देता हूं, ऐसे मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक। अब इसके राइट वाला पार्ट लेना है कि लेफ्ट वाला पार्ट लेना है, ये हमें डिसाइड करना है। उस रीजन को हमें शेड करना है, तो कैसे करेंगे? उससे पहले एक काम कर देता हूं, ये जो रेड वाली लाइन बनाई थी ना, इसके एरो रेड कर देता हूं, तो थोड़ा कलर वाइज अच्छा सा दिखेगा। इसीलिए मैंने आज एक मैसेज भी डाला था कि 2-3 कलर के पेन ले लेना आज। चलो, अब इस ब्लू वाली कलर के राइट वाला पार्ट या लेफ्ट वाला पार्ट, कौन सा ऐसा होगा जिसमें लेस देन 12 हो? ये तो फिर वही तरीका है, आप ओरिजिन पुट करके देखिए। अगर जैसे ओरिजिन पुट करके हमने इसमें देखा 0 प्लस 0 विच इज लेस देन 12 यानी ट्रू है, तो अगर ओरिजिन रखने पे ट्रू बात आए तो ओरिजिन की तरफ वाला एरिया, और ओरिजिन रखने पे अगर फॉल्स बात आए तो इससे दूर वाला एरिया, यानी तब हम राइट वाला लेते। तो अभी तो ओरिजिन रखने पे ट्रू आ रहा है 0 प्लस 0 विच इज लेस देन 12, तो हम लोग ओरिजिन की तरफ वाला एरिया लेंगे। यानी कि इसके लिए अगर शेड करूंगा तो ये ब्लू वाली लाइंस बनी, ये ब्लू वाली लाइन बनी ओरिजिन की तरफ वाला। या कुछ लोग अगर एरो बना के करते हैं तो वो ऐसे एरो बना सकते हैं, जिनके स्कूल में वो एरो बना के सिखाते रहे होंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक बताओ किसी को डाउट? इतना आप भी अपनी कॉपी में कर लीजिए। डायग्राम बहुत अजीब सा होता चला जाएगा अभी थोड़ी देर में, इसीलिए कह रहा था कि 2-3 कलर के पेन यूज कर लो।
बना लिया? अभी मुझे बताओ, अब कोई ऐसा है जिसको याद नहीं आया हो कि हमने 11th में ये पढ़ रखा है? अभी कोई ऐसा है जिसको ये आ ही नहीं रहा हो कि ये सर कर क्या रहे हैं? इतना गंदा सा डायग्राम सर ने एक बना के रख दिया, हो क्या रहा है इसमें? कोई नहीं है ऐसा। चलिए देखिए, अब तीसरी कंडीशन है x ग्रेटर देन 0, चौथी कंडीशन है y ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 का बच्चों क्या मतलब हो गया कि भाई ये y एक्सिस है ना, इसके राइट वाला पार्ट, यानी कि इसके इधर वाला पार्ट। तो इसको भी अगर तुम शेड करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा, ये एरो बना सकते हो। और y ग्रेटर देन 0 मतलब y एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट, तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। तो अगर आप देखोगे कि ये चारों पार्ट कहां पर आपको मीट कर रहे हैं, तो मैं एक डायग्राम को थोड़ा डार्क कर रहा हूं, आप चेक करके देखो, इस रीजन में चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। एक कंडीशन ये है कि x ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन है y ग्रेटर देन 0, और बाकी आप देखो इसमें रेड एरो भी है और ब्लू एरो भी है। चेक करो सभी लोग। बोलिए भाई, एक काम करता हूं, x ग्रेटर देन 0 वाले एरो भी बना देता हूं, यानी इधर वाले एरो, तो वो ग्रीन कलर से बना दे रहा हूं। तुम बस मुझे ये जवाब दे देना कि सारे कलर एक साथ तुम्हें कहां दिखाई दे रहे हैं, वही हमारा कंबाइंड रीजन होगा। इसी तरीके से y ग्रेटर देन 0 वाले का कलर बना दे रहा हूं, ब्लैक कलर के एरो बना दे रहा हूं। तुम देख लो, ब्लैक कलर के सारे कलर के एरो तुम्हें इसी रीजन में तो दिख रहे होंगे जो मैंने रीजन डार्क किया है, चेक कर लो। अब मैं फिर से सबसे एक एक बार भाई पूछ लेता हूं, आप सच जवाब दीजिएगा। अयान, आपको ये एरिया समझ में आया जो मैंने इनक्लोज किया? 11th में किया था ये, ठीक है। हर्षिता अधिकारी, समझ आ गया एरिया इनक्लोज करना? कार्तिकेय शर्मा, हर्षिता साइंस, मेघना, प्रखर, समद, ठीक है। 11 में किया था, अभी समझ में आ गया? चलिए बच्चों, आप लोग थोड़ा और अच्छा सा साफ साफ डायग्राम बनाना, हमारा तो थोड़ा अजीब सा हो गया, लेकिन आपको फिर भी जो डायग्राम हमने बनाया है डार्क करके वो दिख रहा होगा। ये एक क्लोज्ड डायग्राम है या ओपन डायग्राम है? बताइए, ये एक क्लोज डायग्राम है कि ओपन डायग्राम है? क्लोज मतलब बंद, ओपन मतलब खुला। कौन से वाले की बात कर रहा हूं? इसकी बात कर रहा हूं। आप इसे देख के बताओ, क्या ये क्लोज्ड है कि ओपन है? क्लोज्ड, इट इज क्लोज्ड, है ना। ओपन होगा तो क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, अभी क्लोज की बात कर रहे हैं। आपको बोर्ड पे से कुछ भी नोट करना हो नोट कर लीजिए, जैसे ये सब मैंने पॉइंट कैसे निकाला है, ये कैसे निकाला है, किसी को नोट करना हो 1 मिनट में नोट कर लो। आप मुझे देख करके बताइए, इसमें कितने कॉर्नर नजर आ रहे हैं आपको? कितने कॉर्नर नजर आ रहे हैं? 4 कॉर्नर है। हम इन चारों कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। जरा मुझे बताइए, इस कॉर्नर का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। वेरी गुड। इस कॉर्नर का कोऑर्डिनेट क्या है? 4,0। ये 2, 4, 6 था ना, तो 4,0। इस वाले कॉर्नर का कोऑर्डिनेट क्या है?
इसका 4,4 नहीं भैया 0,4 y एक्सेस है ना। और एक कोऑर्डिनेट अभी एक कॉर्नर पॉइंट ऐसा रहेगा जिसके बारे में अभी नहीं पता है, ये वाला, इसको निकालना पड़ेगा। तो आप देखो ये इस रेड वाली लाइन और इस ब्लू वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, मानते हैं कि नहीं? रेड वाली लाइन की इक्वेशन क्या थी बच्चों हमारे पास, x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। और ब्लू वाली लाइन की बच्चों इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये इक्वेशन थी x प्लस 3x प्लस y इज इक्वल टू 12। आप मुझे बताओ क्या इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल सकते हो कि नहीं? बोलो, निकाल सकते हैं दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। ये है, तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो उसको यहां लिख रहा हूं, तो 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 36। इनको सॉल्व कर लेंगे कि नहीं हम लोग? सही है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये -8y आएगा और ये कितना आएगा, -24 आएगा, यानी y बराबर आ गया 3। अगर y बराबर 3 है तो x बराबर कितना होगा मुझे बता दो जल्दी से, थोड़ा तुम भी मेहनत करो, चेक कर लो जरा मेरा आंसर। सही है 3,3। तो मेरे हिसाब से ये वाला कॉर्नर पॉइंट आ गया 3,3। सभी लोगों को सारे कॉर्नर पॉइंट निकालना समझ में आया, कैसे निकालें? अब क्या करेंगे, ये बच्चों x है और ये y है, ये x है ये y है, ये x है ये y है, ये x है ये y है। x हमने क्या लिया था बच्चों अगर याद हो तो, नंबर ऑफ पैकेट ऑफ नट्स, और y क्या लिया था, नंबर ऑफ पैकेट ऑफ बोल्ट्स। तो अब देखिए आप प्रॉफिट फंक्शन पर आएंगे। प्रॉफिट फंक्शन हमारा क्या है, z इक्वल टू 2.5x प्लस y। बारी बारी से ये चारों कॉर्नर पॉइंट की जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर दीजिए, और जिस पर ये सबसे ज्यादा आ जाए, चलो चेक करते हैं किस पे ज्यादा आ रहा है, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। जरा इसको भी ऊपर लिख लेता हूं मैं, z इज इक्वल टू 2.5x प्लस y। चलिए बारी बारी से चारों कॉर्नर पॉइंट रखते हैं। पहला कॉर्नर पॉइंट 0,0 रखा, z कहां पर, 0,0 पे, कितना आ जाएगा 0। फिर z 4,0 पे, 4,0 पे, तो 2.5 इंटू 4 प्लस 0, y गिरेगा 0, कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 10। फिर 3,3 पर चेक करते हैं, 3,3 पर चेक करते हैं, तो 2.5 इंटू 3 प्लस y की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 3, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10.5। और फिर एक कॉर्नर पॉइंट बचा 0,4, तो z की वैल्यू निकालते हैं 0,4 पर, तो 2.5 इंटू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू आ गया 4। आप मुझे बताओ इन चारों में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? ये है मैक्सिमम। ये प्रॉफिट फंक्शन था हमारा, ये प्रॉफिट फंक्शन था हमारा, ये क्या था बच्चों, ये था प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन यानी इससे हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। तो x की किस वैल्यू पर, यानी x बराबर 3 और y बराबर 3 जब हम लेंगे तो हमें प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, यानी हमें 3 पैकेट ऑफ नट्स बनाने चाहिए और 3 पैकेट ऑफ बोल्ट्स बनाने चाहिए। ये है कंप्लीट सॉल्यूशन उस सवाल का। इतने स्टेप है हमारे पास काम करने के लिए। सबसे पहला स्टेप क्या था बच्चों, कि हमने टेबल बनाई। दूसरा स्टेप क्या था, हमने सारी एक्सप्रेशंस बनाई ये वाली। तीसरा ये पूरा डायग्राम बनाया। चौथा ये कॉर्नर पॉइंट निकाले, और पांचवा स्टेप ये रहा। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम की टेबल बनाने जा रहा हूं। सारी टेबल मैन्युफैक्चरिंग की एक ही जैसी बनेगी। यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, और यहां पर लिखेंगे कि उस पर ऑपरेशन क्या हो रहा है। ऑपरेशन के लिए हम लोग मशीन भी हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। तो पहले तो मुझे बताइए कि बच्चों हमारे प्रोडक्ट कितने हैं, हम लोग कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं। सभी लोग आंसर करिए माइक ऑन करके अपना। 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनका नाम है P1 एंड P2।
ठीक है, ऐसे कर लेते हैं इसको। अब इधर हमको लिखना होता है, इस साइड में लिखना होता है, देखो इसका एरो नीचे बना देता हूं मैं, इधर लिखना होता है हमें ऑपरेशन। तो क्या क्या ऑपरेशन हो रहे हैं या क्या क्या मशीन यूज हो रही है, उसने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में क्या बताया है। तो उसने बताया 3 तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं, मोल्डिंग हो रहा है, ग्राइंडिंग हो रहा है और पॉलिशिंग हो रहा है। 3 तरह के ऑपरेशन उसने बताया, ये 3 चीजें हो रही है। चलिए मुझे बताइए, P1 की मोल्डिंग कितनी देर कर रहे हैं हम लोग, कितना टाइम ले रहा है, यहां सब लिखा हुआ है 2 आवर्स। P1 पर ग्राइंडिंग कितनी देर कर रहे हैं हम लोग 3 आवर्स। P1 पर पॉलिशिंग कितनी देर हो रही है 4 आवर्स।